नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी कहानियाँ चैनल में। पहला मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि मैं आपके लिए उसी प्रकार की कंटेंट बना सकूँ। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वर्मा हवेली एक ऐसी जगह जो सालों से वीरान पड़ी थी, जहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ आती थी और जहाँ जिसने भी कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या इसके पीछे छिपा था कोई डरावना सच? जानने के लिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलिए और कहानी के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ऐसी रोमांचक और रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें ताकि हम रोजाना के लिए आपके लिए वीडियो ला सकें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं, एक रहस्यमय सफर की ओर चलते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अजनबी खत। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग वर्मा हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में अजीब अजीब की अफवाह थी। कोई कहता वह आत्माएं भटकती है तो कोई कहता जिसने भी हवेली में कदम रखा वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। उस हवेली के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी। इसी शहर में रोहित नाम का एक युवा पत्रकार रहता था जो रहस्यमय मामलों की पड़ताल करने में दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसे गुमनाम पत्र मिला। ना तो उस पत्र पे किसी का नाम था और किसके द्वारा भेजा गया कुछ भी नहीं लिखा था, पर जब उसने उस पत्र को खोला उसके सामने ऐसी सच्चाई आई जिसको देखकर वो हैरान रह गया। उस पत्र में लिखा था, अगर सच्चाई जानना है तो आधी रात को 12 बजे वर्मा हवेली आओ, तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी। पत्र को पढ़ते ही रोहित के मन में उत्सुकता जाग उठी। वह हवेली की कहानियों को महज अफवाह समझता था, लेकिन अब उसे खुद वहां कर जाकर सच्चाई का पता लगाना था। हवेली का पहला कदम। रात के ठीक 12 बजे थे। रोहित अपना कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। रोहित जैसे ही अपना कैमरा और टॉर्च लेके हवेली पहुंचा, जैसे ही उसने हवेली का जंग लगा गेट खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे अंदर जाने से रोक रही हो और उसे अंदर नहीं जाने दे रही हो। लेकिन जैसे ही वह हवेली के भीतर पहुंचा, वह घना अंधेरा था और हर कोने में धूल जमी और जाले जमे हुए थे, जिसे मानो बरसों से वहाँ अंधेरा छाया लगता था। चलते चलते रोहित सीढ़ी के पास एक पुराना झूला दिखा जो बिना किसी हवा के खुद ही धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक रोहित को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रोहित ने टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी, लेकिन जब रोहित ने टॉर्च की रोशनी उधर फेंकी वहां कोई नहीं था। रोहित को तब एहसास हुआ शायद ये उसका वहम हो सकता है, क्योंकि वहां वह अकेला था और हवाएं चल रही थी। तो रोहित को लगा यह सिर्फ उसका वहम था, वहां कोई नहीं था। हवेली के एक कोने में टूटी हुई अलमारी दिखी। रोहित ने जैसे ही हवेली की टूटी हुई अलमारी को खोला, रोहित ने जब उसे खोला तो उसमें पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी पर विभा वर्मा नाम लिखा था, जो हवेली के पुराने मालिक की बेटी थी। डायरी के पन्ने पलटे और एक अजीब बात सामने आई। आखिरी कुछ पन्नों में केवल एक ही वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था। दोस्तों, आखिर क्या था यह वाक्य जो बार बार उस डायरी के पन्नों में दोहराया जा रहा था? आइए जानते हैं। आखिरी कुछ पन्नों में केवल एक वाक्य बार बार लिखा था, मुझे बचाओ, मैं यहाँ कैद हूँ। जब ये वाक्य रोहित ने पढ़े तो रोहित के तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या विभा अब भी यहाँ है? क्या यह आत्मा का संदेश था या विभा आज भी जिंदा है? ये विभा द्वारा किया गया खेल था। तभी हवेली के ऊपरी मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। रोहित ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा, क्योंकि रोहित को डर लगने लगा था। जैसे उसने जैसी जैसी आवाज़ सुनी वह भी घबरा रहा था, पर अब उसे किसी भी कीमत पर उस सच तक पहुंचना था। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक पुराना दर्पण दीवार पर टंगा था, लेकिन उसमें उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई थी। एक लड़की जो सफेद कपड़ों में, जिसका चेहरा धुंधला था। रोहित ने पलट कर देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। आगे की कहानी में हवेली के रहस्य खुलेंगे, विभा का अति सामने आएगा और रोहित एक खौफनाक सच से रूबरू होगा। दोस्तों, क्या होगा सच? क्या विभा जिंदा है या सिर्फ उसकी आत्मा है? अभी तक ये बात किसी को पता नहीं थी कि विभा जिंदा है या इस दुनिया को छोड़कर चली गई। विभा का सच। रोहित ने हिम्मत जुटाकर दर्पण को ध्यान से देखा। अचानक उस दर्पण पर दरार पड़ने लगी और उसमें विभा का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में गहरा डर और दर्द था। उस तस्वीर की आंखों में गहरा डर और दर्द रोहित साफ देख पा रहा था। उस दर्द में ऐसा महसूस हो रहा था मानो मुझे बचाओ, मैं यही हूँ, ये आवाज आ रही हो। रोहित को झटका लगा। क्या ये सच में विभा की आत्मा थी
उसने डायरी के पन्ने फिर से पलटे। आखिरी पृष्ठ पर तारीख लिखी थी 15 जून 1995, क्योंकि रोहित एक पत्रकार था और वह जानता था कि अगर विभा की मृत्यु हुई होगी तो कहीं ना कहीं इस बारे में जानकारी जरूर होगी। उस तारीख को खोजने के लिए रोहित ने पुराने अखबारों की फाइलें खंगाली। उसे पता चला 15 जून 1995 को विभा वर्मा नाम की एक लड़की गुमशुदा थी, अचानक गायब हो गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसने आत्महत्या कर चुकी है, तो कुछ का कहना था कि हवेली में उसकी हत्या कर दी गई। पर किसी को इस सच के बारे में कोई वाक्य पता नहीं था। कोई नहीं जानता था आखिर विभा के साथ हुआ तो हुआ क्या, लेकिन सच्चाई क्या थी। हवेली के ठिकाने की सच्चाई। हवेली के ठिकाने की सच्चाई डायरी के अगले पन्ने पे एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी। सच्चाई हवेली के ठिकाने में दफन है। क्या था ठिकाने का राज? ठिकाने के बारे में ना तो कोई जानता था, ना किसी को कुछ पता था। पर जब डायरी के पन्ने में रोहित ने तहखाने का जिक्र देखा, तभी रोहित ने सोच लिया कि वह किसी भी कीमत पर तहखाने पर पहुंचेगा। रोहित को अब तहखाने की खोज करनी थी। उसने हवेली के हर कोने को खंगालना शुरू कर दिया और आखिरकार सीढ़ियों के नीचे एक पुराना दरवाजा मिला जिस पर जंग लगी हुई थी। जैसे ही रोहित ने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू अंदर से आई। तहखाने के अंदर धूप अंधेरा था और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, मानो कोई बरसों से यहाँ दफन है, बरसों से किसी की मौत के कारण बना हुआ है। रोहित को कुछ समझ नहीं आया था, पर जब रोहित ने दीवारों को देखा तो मानो किसी ने खरोचे हुए हो। बड़े बड़े नाखूनों के निशान दीवारों पर लगे हुए थे, जैसे कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करके नाखूनों के निशान लगाए हो। तहखाने के बीचों बीच मिट्टी का एक बड़ा ढेर पड़ा था। जब रोहित ने उसे हटाया तो उसके नीचे एक कंकाल दबा हुआ था। जब रोहित ने उस कंकाल को देखा तो रोहित डर गया, पर रोहित ने हिम्मत जुटाई। जब रोहित ने देखा कि वह कंकाल दबा हुआ है और उसके साथ एक चूड़ी, और जले हुए कपड़े का टुकड़ा और विभा की एक पुरानी फोटो भी थी। रोहित ये देख सब कुछ चौंक गया। अब रोहित को मालूम हो चुका था कि हो ना हो यह विभा का ही कंकाल है। अब रोहित को यकीन हो गया था कि विभा की हत्या यहीं हुई थी, लेकिन किसने की थी और क्यों? अब रोहित के सामने ये बड़ा सवाल था। हवेली का राजदार बूढ़ा चौकीदार। रोहित को याद आया कि गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा चौकीदार था जो हवेली के बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि हवेली का चौकीदार था, पर वह भी कई दिनों से हवेली को छोड़ चुका था। पर रोहित समझता था कि हो ना हो इस राज के बारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उसे बता सकता है, और वो था रामलाल। अब रोहित को रामलाल तक पहुंचना था। जब रोहित ने उनसे पूछा तो वह कांपने लगे। रोहित ने पूछा, आखिर क्या है राज उस हवेली का? तभी रामलाल ने कहा, ना ना नहीं बेटा, ये सब भूल जाओ। जो उस हवेली का राज खोलता है वो जिंदा नहीं बचता है। रामलाल ने रोहित से कहा। पर रोहित जानता था कि जरूर यहाँ कोई बड़ा राज दफन है। लेकिन जब रोहित ने विभा के कंकाल की बात बताई तो रामलाल के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, सच तो ये है कि विभा की हत्या उसके ही परिवार ने की थी। रामलाल ने रोहित से कहा। रोहित के तो सुनकर पैरों के तले से जमीन खिसक गई। लालच का शिकार रामलाल ने बताया, विभा बहुत अमीर घर की बेटी थी, लेकिन उसके पिता राजेश वर्मा को केवल अपनी दौलत से मतलब था। उन्हें उसकी बेटी से कोई लगाव नहीं था। रामलाल ने सारी सच्चाई रोहित को बताई। रोहित ने रामलाल के नौकर रामलाल ने बताया कि विभा अपने नौकर से प्यार कर बैठी थी और दोनों शादी करना चाहते थे। पर जब राजेश वर्मा को ये बात पता चली तो उन्होंने अजय को हवेली से निकलवा दिया और विभा को तहखाने में कैद कर दिया, क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह किसी भी नीच परिवार से संबंध रखे, जो उनसे नीचा हो, जो गरीब हो, उनसे वह संबंध नहीं रखवाना चाहता था। और उन्हें नहीं पसंद था कि वह अजय जो उनका नौकर था उनके साथ उसका संबंध रहे। क्रूर पिता की साजिश के द्वारा विभा को भूखा प्यासा रखा गया और एक रात उसके पिता ने उसे जहर देकर मार डाला। बाद में उसके शव को उसी तहखाने में दफना दिया गया। यह बात किसी को पता न चले और वहाँ के विभा के पिता को सजा न हो, इसलिए हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन विभा की आत्मा अभी भी उसी हवेली में थी और इंसाफ चाहती थी। जिन लोगों ने हवेली में रहने की कोशिश की उन्होंने अजीब घटनाएं महसूस की। रात में किसी के चलने की आवाज़ें, अचानक गिरते सामान और कई बार विभा की परछाई को भी वहाँ महसूस किया गया। इसीलिए उस हवेली में कोई भी रहना पसंद नहीं करता था। सभी उस हवेली के खौफ से डरते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ लड़कियों के रोने की और चीखने की आवाज़ें महसूस होती थी।
तो उस हवेली में किसी ने भी रुकना पसंद नहीं किया और कोई भी रुकने से डरता था। इसी डर से हवेली एक दिन वीरान हो गई। पुलिस की मदद। अब रोहित के पास सबूत थे, कंकाल, डायरी और रामलाल की गवाही। क्योंकि रोहित चाहता था कि उस बेटी को इंसाफ मिले जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन जैसे ही पुलिस को बुलाया गया तहखाने की जांच के लिए, जब पुलिस तहखाने की तरफ बढ़ी, अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो गया और अंदर से विभा की चीखने की आवाज़ें आने लगी। पुलिस ने तहखाने की खुदाई करवाई, कंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो यह साबित हो चुका था कि यह कंकाल विभा वर्मा का ही था और विभा वर्मा को यही इसी तहखाने में दफन कर दिया गया था। यह फोरेंसिक लैब से कंफर्म हो चुका था। सभी को लगा शायद अब विभा की आत्मा को शांति मिल जाएगी, अब विभा की कंकाल को इंसाफ हो मिलेगा। आखिरकार विभा को न्याय मिल चुका था। उसकी आत्मा अब हवेली में भटकना बंद कर चुकी थी। सभी को यही महसूस हुआ, इसलिए हवेली को दूसरे व्यक्ति द्वारा खरीद लिया गया। जब हवेली का नया मालिक कुछ ही महीनों बाद हवेली का नया मालिक हवेली में रहने आया तो उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब वह वहाँ रहने गया तो पहले ही दिन उसकी बेटी ने कहा, पापा ये मेरी नई दोस्त विभा दीदी है, ये कहती है तुम सब यहाँ से चले जाओ। अरुण जो हवेली का नया मालिक था, उसने ये सब सिर्फ बच्चों की कल्पना समझी। उसे लगा कि ये बस उसकी बेटी की कल्पना है। अरुण ने इन्हें बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन अजीब घटनाएं रोज होने लगी। कभी कभी दीवारों पर अपने आप खून से लिखे संदेश आने लगे, कभी दीवारों पर अजीब सी बातें लिखी रहती, अजीब से कुछ सामान गिरने की आवाज़ें, हवाओं का चलना, या ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो उस हवेली में दोबारा होने लगी। विभा की आखिरी रात को अरुण ने खुद एक परछाई को चलते हुए देखा। अब उसे यकीन हो गया कि हवेली में कुछ गलत था। उसे एहसास हुआ कि हो ना कोई आत्मा भटक रही है। अरुण ने जब अपनी आंखों से उस परछाई को देखा तो वह सहम गया और वह डर गया। अब उसे एहसास था कि हो ना हो इस हवेली में कोई ना कोई परछाई जरूर है। अगले दिन वह अपनी पूरी फैमिली के साथ हवेली छोड़कर चला गया। हवेली का विनाश। गाँव वालों ने फैसला किया कि इस हवेली को तोड़ देना ही सही रहेगा, क्योंकि वह सब डर चुके थे। उन सबको लगा अगर हवेली नहीं रहेगी तो ये खौफ भी खत्म हो जाएगा। उन सबको यही एहसास हुआ कि अगर हवेली का नामो निशान नहीं रहेगा तो विवाह का भी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। गाँव वालों ने फैसला किया कि अब इस हवेली को तोड़ देना ही सही रहेगा। उन्होंने बुलडोजर बुलवाया, लेकिन जब हवेली गिरने ही लगी तो एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक आखिर बार विभा की आत्मा वहां देखी गई और फिर सब खत्म हो गया। हवेली का अंत या नई शुरुआत। अब वो जगह एक मंदिर बना दिया गया, लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं जब रात का समय होता है तो यहाँ से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती है, जैसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आती है। दोस्तों, क्या आज भी विभा जिंदा है या सिर्फ लोगों का वहम है? रात ही 12 बजे हवेली की जगह किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। रोहित ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट तैयार की और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन जब उसने इसे रिलीज करना चाहा तो उसके लैपटॉप की सारी घटनाएं डिलीट हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। जैसे ही उसने सारी घटनाएं एक लैपटॉप में रिलीज करने का सोचा, पर वो फाइल ही वहाँ से गायब हो गई। उस रात रोहित को एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ बातें दबी ही रहनी चाहिए? रोहित अब समझ चुका था, हो ना हो यह विभा ही है। तो क्या विभा जिंदा है? क्या विभा की आत्मा जिंदा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? आइए आगे जानते हैं। रोहित ने उस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ये वह नंबर दुनिया में ही कहीं रजिस्ट्री नहीं था। शायद विभा की आत्मा अभी भी जिंदा थी। अब रोहित एक के लिए ये एक सिर्फ महफूज बन चुका था। उसे समझ नहीं आया था क्या कि ये सच्चाई है या बस एक ख्वाब। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई कहानी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या विवाह इस दुनिया में है या सिर्फ उसकी आत्मा? आप क्या इन बातों पर विश्वास करते हैं? दोस्तों, सच हो या झूठ, पर दुनिया में तो सभी चीज़ बराबर है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और धन्यवाद।